आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में, हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में मुसलमान हाशिए पर हैं। सियासी, समाजी, तालीमी और इक्तिसादी गर्ज हर सतह पर मुसलमान हमवतनों से पीछे हैं, बल्कि दलितों से भी उनकी हालत खराब है। आजादी के बाद से मुसलमान सियासी और तालीमी मैदान, सिफारती खिदमात, सरकारी मुलाजिमतों और फौज तमाम शोबों में पिछड़ते जा रहे हैं। आजादी के तकरीबन 60 साल बाद मुसलमानों की पसमानदगी के मर्ज की तशखीस सचर कमेटी की रिपोर्ट के रूप में हुई, मगर जिस हुकूमत ने मर्ज की तशखीस की उसने दवा न की। कभी नाम निहाद सेकुलर जमातों का वोट बैंक रहे मुसलमान नई सदी के बदलते सियासी मंजरनामे में अपनी हैसियत बहुत हद तक खो चुके हैं। मुसलसल ठगे जाने के सबब मुसलमानों में मायूसी घर कर गई है और अब वो मुख्तलिफ खानों में बढ़ चुके हैं। मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली सियासी जमातें भी अब हाशिए पर हैं। बीजेपी के जज्बाती, कौम परस्ती और जारहाना सियासत के आगे अपोजिशन जमातें औंधे मुंह गिरती दिखाई दे रही हैं। मजहबी कौम परस्ती की सियासत से जात पात की तफरीक को इसने जैसे पाट दिया है। अक्सरियत को अपने पाले में कर चुकी बीजेपी की निगाहें अब अकलियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर हैं। अब पार्टी इन्हें राम करने की कोशिश कर रही है। मोदी की दूसरी बारी में अगर हुकूमत मुसलमानों के हवाले से कुशादा दिली का मुजाहरा करती है तो इसकी ताकत में बेपनाह इजाफा होगा, जिसके सामने किसी भी पार्टी का टिक पाना मुहाल होगा। लेकिन यह सिर्फ जबानी जमा खर्च ना हो। आज पीएम मोदी के पहली स्पीच पर हम बात करेंगे, जो उन्होंने अकलियतों को लेकर सेंट्रल हॉल में स्पीच दी थी। क्या कुछ इस बयान के माने निकाले जाएं, इस बयान के सियासी और समाजी क्या कुछ माने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। शानदार जीत के बाद बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हौसले बुलंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नौमुंतखब अरकान से खिताब करते हुए अक़लियतों का एतमाद जीतने की जरूरत पर जोर दिया और इल्जाम आयद किया कि अपोजिशन जमातें वोट बैंक की सियासत करती हैं। उन्होंने ही अक़लियतों को खौफ व हरास में रहने पर मजबूर किया। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। पीएम मोदी की अक़लियत नवाजी पर मुताद्दिद सरकर्दा शख्सियात ने रद्द अमल जाहिर किया है। इनके मुताबिक सुनने में तो ये बातें बहुत अच्छी हैं, मगर गुज़िश्ता 5 वर्षों में मोदी हुकूमत के इक़दामात इसके बरक्स रहे हैं। मोदी की गुज़िश्ता सरकार में हुजूमी तशद्दुद और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर एक खास तबके को हरासा किया जाना, इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मोहतात रद्द अमल सवाल खड़े करता है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे तालीमी इदारों पर सरकार की बुरी नजर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार को चैलेंज कर रखा है। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि वो अक़लियतों की तालीमी तरक्की के हामी है? यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अब मोदी सरकार अक़लियतों और खासकर मुसलमानों का दिल जीत पाएगी? क्या अब गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर इंसानी जानों से खिलवाड़ नहीं होगा? और सबसे अहम ये कि क्या अब अक़लियतों का भरोसा जीतने के लिए पीएम मोदी खुद आगे आएंगे? ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो इंतखाबात हो चुके और इंतखाबात के बाद एक बार फिर से तारीखी जीत बीजेपी ने दर्ज की है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने फोकस किया माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को और खासतौर से मुसलमानों को। लेकिन जो बयान पीएम मोदी ने दिया है, उन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अक़लियत है हिंदुस्तान की, वो भी गरीब तबके की तरफ से एक तरह से ठगी गई हैं, दूसरी पार्टियों की तरफ से छलावा किया गया है। हमेशा इन्हें ख्वाब तो दिखाए गए लेकिन इनके ख्वाब कभी पूरे नहीं किए गए। सवाल ये उठता है, क्या सरकार की इन बातों पर, पीएम मोदी की इन बातों पर मुसलमान अब भरोसा करेंगे? और जाहिर सी बात है कि पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ, क्या उसे देखते हुए अब लोग इस सरकार पर और खासतौर से अक़लियत और मुसलमान इस पर भरोसा करेंगे, या पीएम मोदी का जो बयान है इसके समाजी और सियासी या क्या कुछ माने निकाले जाएं इस बयान के, और यह बयान कितना अहम हो जाता है जब बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है? इसी बयान पर हम तफसील से बात करेंगे और लोगों के नजरियात भी जानने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी हम आपसे तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ असद खान फलाही साहब मुस्लिम दानिश्वर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। अनुज अत्रे साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इजहार अहमद साहब जेडीयू के लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। खालिद इबादुल्लाह टीएमसी सपोर्टर हैं, हामी हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, वो भी कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में शाइना एनसी तर्जुमान है बीजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं सबसे पहले यासिर जिलानी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने जो स्पीच दी थी, एक तरफ बीजेपी की शानदार जीत और उसके बाद जिस तरह से उन्हें माइनॉरिटीज और अक़लियतों की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि सबने ठगा है और अब जो सरकार आई है ये अक़लियतों का दिल जीतने की कोशिश करेगी। यासिर जिलानी, क्या कुछ माने निकाले जाएं पीएम मोदी के इस बयान की? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भारत में जो इस वक्त चुनाव के बाद जो नतीजा आया है और नतीजे में जो सरकार आई है, उससे आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है भारत का वो बदल गया है। वो जो सोच थी कभी तुष्टीकरण की, जो पिछले 60-65 सालों में, क्योंकि हमने 45 से 50 साल एक ही परिवार की हुकूमत इस भारत में देखी है और उसने कहीं ना कहीं धर्म, जाति, गरीबी, अमीरी के बीच में हिंदुस्तान के लोगों को बांट के रखा हुआ था। उसका नतीजा ये हुआ कि इस 70 साल में जो लोग हैं वो देखते सुनते इतने पक गए थे अबू हुरैरा साहब कि इस 2019 में एक ऐसी सरकार प्रचंड बहुमत से लेके आए हैं जिसने वायदा किया है कि वो 1.25 अरब जनमानस के साथ एक आंख से भी वो 1.25 अरब दिखाई देगी और 2 आंखों से भी वो 1.25 अरब लोगों के हित के बारे में सोचेगी, उनके फलाह और बहबूद के बारे में सोचेगी। जब वो फलाह और बहबूद 1.25 अरब की बात करती है तो उसमें बट ऑब्वियसली 20 करोड़ जो मुस्लिम तबका है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को बड़ा दर्द है, क्योंकि जब जो सेंट्रल हॉल में उनका भाषण था और उस भाषण में जो उन्होंने मुसलमानों को लेकर खास करके कहा है कि उनको हमेशा से छला गया, तो ये सच्चाई है। आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में पिछले 55-60 सालों में मुसलमानों के नाम पे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो घूम फिर के हमारे पास 2 बड़े इदारों के नाम आते हैं, एक एमयू और दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया। पूरे हिंदुस्तान में तमाम सरकारें रही, रीजनल दल की भी सरकारें रही, हमने गुजराल को देखा, हमने देवीगौड़ा को देखा। लेकिन यासिर जिलानी आप 2 इदारों की बात तो करते हैं, मुसलमानों के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक इदारा और दूसरा इदारा जामिया मिलिया इस्लामिया, लेकिन इस पर भी तो बीजेपी की सरकार की नजर रहती है। आप देखिए कि हमेशा माइनॉरिटीज के इशू को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बीजेपी की सरकार निशाना लगाती रही और जामिया मिलिया इस्लामिया पर भी इस सरकार की नजर रही पिछले दिनों। अबू हुरैरा साहब, आप मेरी बात को सुने। देखिए, मैं उसी बात पे आना चाहता हूं। हमें जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अटैक कांग्रेस ने दिया अल्पसंख्यक कह के, क्या हम हिंदुस्तान के अंश नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान में आजादी के बाद हमने अपनी पूरी ताकत से हम जो मुसलमान कौम है क्या वो यहाँ नहीं रही?
क्या उसने हिंदुस्तान में अपना सहयोग नहीं किया? क्या हिंदुस्तान के सारे जो सिस्टम है उसमें उसका रोल नहीं रहा? उस रोल को कहीं ना कहीं दबा के, उस तुष्टीकरण का, उस वोट बैंक की वजह से उन्हें दबाया गया, कुचला गया और अल्पसंख्यक का एक अल्फाज उनके साथ चिपका दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि आप रेशियो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के सर्विसेज के अंदर मुसलमानों की क्या हालत रही है। अब कुछ हालात पिछले 5 सालों में मुझे लगता है, और आपने भी बहुत नजदीक से देखा है, सुधरा है। क्यों सुधरा है? क्योंकि जब एक भारत में हुकूमत करने वाला प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करता है, तो मुझे लगता है कि वो यकीनी तौर पे सबको साथ लेके चल रहा है। लेकिन मैं यासिर गिलानी फिर आ रहा हूं आपके पास। यासिर गिलानी, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस बीच मेरे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन शाइना एनसी जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शाइना एनसी जी, आपका भी बहुत वेलकम, इस्तकबाल करते हैं। शाइना एनसी जी, जो बयान पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने दिया, उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टियां, सबने एक तरह से जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें छला है, उन्हें वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार आने वाली है, एनडीए की जो सरकार है, वो एक नया रास्ता खोलेगी मुल्क के मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। सवाल शाइना एनसी ये उठता है कि पिछले 5 सालों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या अब यहां से मानकर चलें कि इस मुल्क में भी माइनॉरिटीज को भी दूसरे जो सेक्टर है उन्हीं की तरह से देखा जाएगा? लिंचिंग जैसे वाकयात अब नहीं होंगे, गाय के नाम पर अब कोई मुसलमान मारा नहीं जाएगा। शाइना एनसी, देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि सबका साथ, सबका विकास, इसका मतलब है कि कोई मजहब के आधार पे कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई अपीजमेंट नहीं। जो हर एक धर्म, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी चाहते हैं कि देश में तरक्की हो। और मोदी जी के नेतृत्व में एक चीज स्पष्ट है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि दबका हुआ वर्ग, आज आप सचर कमेटी रिपोर्ट की बात करें और आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि सचर कमेटी के निमित्त मुसलमान जो है सबसे सक्षम, आत्मनिर्भर, शिक्षित, सुरक्षित है तो गुजरात जैसे प्रदेश में। तो मैं मानती हूं कि ये वातावरण पूरे देश में आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा वो दैट ऑफ अ पॉलिटिशियन नहीं था, वो भाषण जो था वो था दैट ऑफ अ स्टेट्समैन। अब अबू जी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं इस देश में हमारे जैसे, जहां हमारी ननिहाल है तो वो है, मेरी माँ है एक मुसलमान, पिताजी हैं एक हिंदू, पति हैं एक जैन। तो जो हिंदू, मुस्लिम, जैन जैसे लोग और हम जैसे काफी लोग हैं पूरे देश में, जो मैं मानती हूँ कि भारतीय हैं सबसे पहले, और उसके बाद हमारी जो एक मजहब या एक पर्सनल फेथ और बिलीफ। लेकिन इसमें न जाते हुए हमें देखना है कि देश का जो फैब्रिक है, मॉरल फैब्रिक, सोशो इकोनॉमिकल फैब्रिक, कैसे हम बरकरार रखें, अमन कैसे बरकरार रखें। और वो तब हो सकता है जब हर एक शिक्षित है, सुरक्षित है और आत्मनिर्भर है। क्योंकि जब हम इस दृष्टि से एक बहस करें तो मैं मानती हूं कि कोई भी जात पात धर्म के आधार पे वोटिंग नहीं होगा, वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी, अपीजमेंट की राजनीति नहीं होगी। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में जीत मिली, तो इसका मतलब है कि मुसलमान और दलित ने भी वोट किया भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट प्लान को। 2019 के जनरल असेंबली में भी लोगों ने जात पात धर्म के आधार पर नहीं वोट किया। 22 करोड़ ऐसे लाभार्थी परिवार हैं जिसके पास 133 प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स जो मोदी जी के निमित्त पॉलिसीज हैं, दैट हैव पर्कुलेटेड डाउन टू द पोरेस्ट ऑफ पुअर। तो मैं मानती हूं कि आते हुए दिन में रणनीति और राजनीति दोनों हम बदल जाएंगे। और जिस रफ्तार से मोदी जी काम करते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये डिबेट मजहब के नाम पे कभी होगा। बिल्कुल। असद खान फलाही साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि 5 साल ये सरकार रह चुकी है, लेकिन अब जो अगली पारी शुरू हो रही है सरकार की, इसमें ये सरकार मुसलमानों पर थोड़ी बदली सी नजर आ रही है। कैसे इसे देखा जाए? जो बयान पीएम मोदी ने दिया उसके सियासी और समाजी माने असद साहब क्या निकाले जाएं? देखिए हुरैरा साहब, पिछले 5 साल में
मोदी जी ने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे मुसलमानों के एहसासात और जज्बात मजरू हो। उन्होंने हमेशा मुसलमानों की फलाह बहबूद की बात करी। मुसलमानों को मोदी जी से कभी कोई शिकवा ही नहीं रहा। सही। लेकिन मसला यह है कि मोदी जी तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इनकी फर्स्ट लाइन की जो लीडरशिप है वो भी बहुत सही बात करे, लेकिन इनसे नीचे वाले लोग जो हैं वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कोई मुसलमानों को मारने वाले को माला पहना रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं पे मुसलमानों को गाय के नाम पे मारा जा रहा है, तो कहीं पे मुसलमानों के साथ यह कहा जा रहा है कि तुम्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें हक नहीं है, तुम्हें हिंदुस्तान छोड़ के पड़ोसी मुल्क चले जाना चाहिए। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हमें आस्था के नाम पे हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी हमारे राज्य में, और उसी आस्था के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है या इंसानों को मारा जा रहा है। मैं मुसलमान नहीं कहूंगा, आम इंसान को मारा जा रहा है। तो मोदी जी तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो क्या उनकी पार्टी वाले मोदी जी की बात नहीं सुन रहे? पिछले 4.5 साल और 5 साल में मोदी जी ने हमेशा कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये तो उनके बयानात पे, मोदी जी से कभी कोई शिकवा नहीं रहा। अबू हुरैरा साहब, शिकवा रहा, शिकायत रही तो इनके दूसरे लीडर्स से रही, जो इनके दूसरे लेवल के जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, जिन्होंने बार बार ऐसे बयान दिए जिससे मुसलमानों के एहसासात, उनकी भावनाएं, उनके जज्बात जो है मजरू हुए, आहत हुए। अब आइए इस बात पर कि अगर ये सरकार मुसलमानों की सच में अपलिफ्टमेंट चाहती है, उनका वेलफेयर चाहती है, उनका डेवलपमेंट करना चाहती है, तो मैं तो सिर्फ इस सरकार से यह कहूंगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे इदारे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे 2-3 ही और कायम कर दे, कम से कम 2-3 और कायम कर दे, तो मैं कहूंगा कि हां, आप अपने स्टेटमेंट में ऑनेस्ट हैं, आप जो बयान दे रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में भी स्पीच दी वो भी बहुत जबरदस्त है। एक राजनेता, एक ट्रू स्टेटमेंट जो होना चाहिए, एक राजनेता जो होता है उसी को सामने रख के उन्होंने एकदम बयान दिया, उससे किसी को शिकायत नहीं हुई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मोदी जी के इस बयान के बाद, क्योंकि मुझे लगता है अबू हुरैरा साहब, क्योंकि जब मोदी जी ये पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे उनके सामने ही बैठे हुए थे योगी आदित्यनाथ जी भी, शायद उनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि अब आप बजरंग बली और हजरत अली जैसे बयान ना दे। उनके पीछे ही साध्वी प्रज्ञा साहिबा भी बैठी हुई थी, जिनसे कहा जा रहा था कि आप शहीद हेमंत करकरे को जो है शराब देने वाली बात और उनकी अपमान की बात नहीं करेंगी, ठीक उसी तरीके से गॉडसे की बात नहीं करेंगी और महात्मा गांधी को सच्चा देशभक्त कहेंगी, ना कि गॉडसे को सच्चा देशभक्त कहेंगी। ये वो सारे वो लोग थे जो एनडीए के चुन के आए हुए थे मेंबर, वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको सामने रख के कहा गया था कि जब मीडिया वाला आपसे कोई बयान लेने के लिए आए तो सिर्फ और सिर्फ आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान ना दे। बिल्कुल जाहिर सी बात तो निकल जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर पीएम इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनके नीचे वालों को भी सीखना चाहिए। और अगर एक हमदर्दी की बात, एक डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट की बात अगर पीएम मोदी कर रहे हैं तो उनके नीचे वालों को भी सोचना चाहिए कि पीस और अमन की बात होनी चाहिए, सिर्फ जोड़ने की बातें होनी चाहिए, तोड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं अनुज अत्रे जी आपके पास आना चाहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि सो कॉल्ड जो सेकुलर जो पार्टियां अपने आप को कहती हैं, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी जो पार्टियां हो, सिर्फ चुनाव के वक्त मुसलमान याद आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपना परसों के बयान जो भाषण में जो बोला पार्लियामेंट में, देखिए पूरा देश की जनता जानती है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं अब तो चुनाव पूरे हो गए हैं, चुनाव ओवर हो गए हैं, आज भी क्यों वो इलेक्शन मोड में है, अब तो काम की बात करें। देखिए ये आप तो आज हम इस बात को कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं दबे शब्दों में अब तो स्वीकार कर लिया है कि इन 5 वर्षों में अपनी ही कमी उन्होंने उनके मुंह से निकल के आ गई कि इन 5 वर्षों में किस प्रकार से देश में हमारे मुसलमान भाइयों को डरा करके रखा गया है। एक भय का माहौल इस देश में पैदा करने की कोशिश की गई थी और उसी भय के माहौल में कहीं ना कहीं डर दिखा करके उपलब्धियों के नाम पर वोट नहीं लिए, एक डर का एक माहौल बना करके उसके नाम पर चुनाव लड़ा गया है और उसी के नाम पर चुनाव जीता गया है। समाज को बांटने का काम किया है, विभाजन की जो रणनीति इन्होंने अपनाई थी कि कहीं ना कहीं जो ये इस प्रकार से जो वोटों का जो एक पोलराइजेशन किया गया है उसमें ये कामयाब हुए हैं। लेकिन अब हम ये कहना चाहते हैं अब तो आप सरकार पर आ गए, अब ये बताएं कि आप करेंगे क्या। आपने स्वीकार करा कि इन 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया, कि अब इन
5 सालों में हम मुसलमानों के लिए सोचेंगे। चलिए हम कहते हैं कि इन 5 सालों में आप कोई ना कोई तो थोड़ा सा एक अपना रोड मैप तो आप क्लियर कीजिए। आप अब ये नहीं होना चाहिए कि आज ये पूछ रहे हैं कि हमसे कि कांग्रेस ने क्या किया, और एक तरफ आप खुद ही बोलते हैं कि कांग्रेस ने जो है मुस्लिम समाज के लिए जो एक साधारण सामान्य वर्ग की जो शिक्षा होती है उसमें तो उनका स्थान स्थायी था, साथ में एक स्पेशल स्थान भी दिया कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा के लिए किया कि तमाम जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स और कॉलेजेस का निर्माण किया। हमने तमाम मदरसों का जो है एड देने का काम किया, लेकिन आपने तो उनको सबको जो है उनकी एड वापस ले ली। जितनी भी यूनिवर्सिटीज की ग्रांट्स थी उनकी आपने खत्म करने का काम किया, उन पे कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जो एक जिसने हमारे देश में तमाम ऐसे ऐसे जो शख्सियत पैदा करके दी हैं, आज उसी को ही इनके 5 सालों में हमने देखा है कि बदनाम होते हुए देखा है। लेकिन अनुज अत्रे साहब, जो जीत बीजेपी ने दर्ज की है, बीजेपी ने 300 प्लस जो सीटें लाई है, क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया है? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ झुकता हुआ मुसलमान नजर आ रहा है। देखिए, हमने कभी भी एक तो जो है ये वर्गों के आधार पर, धर्मों के आधार पर राजनीति नहीं की। हमारे लिए तो सब देश के लोग एक हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, निश्चित तौर पे हम जब शासन में रहें, सत्ता में रहें, तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि जो लोग पिछड़े हैं, चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति के आते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट का काम करें। जिसके लिए इन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस तो जो है अल्पसंख्यकों की पार्टी है, उनके विषय में ज्यादा सोचती है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप आरोप लगाते हैं तो हमें वो आरोप स्वीकार है, चाहे वो किसी भी बहुसंख्यकों या अल्पसंख्यकों, जो पिछड़े हैं हम उनके लिए काम करेंगे। हमने उनके लिए काम किया। लेकिन आप बताएं कि जो आपका नारा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, एक बता दें उदाहरण कि आपने कोई एक उदाहरण ऐसा दे दें कि इन 5 सालों में आपने किसी के हाथ में कंप्यूटर देने का काम किया हो। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को सिद्ध करना और साबित करना 5 सालों में कई काम ऐसे किए बीजेपी ने। अनुज अत्रे जी, कई काम ऐसे किए हैं। 3 तलाक पर बीजेपी ने काम किया, ठीक है, उसके नजदीक या मुसलमानों के नजदीक क्या कुछ है, लेकिन उसने एक बुराई समझी और उस पर कदम उठाया। हज की सब्सिडी उसने खत्म कर दी, और भी इस तरह के कई बड़े काम हैं जो मुसलमानों के लिए किए गए हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। खालिद इबादुल्ला, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। शायद अनुज अत्रे जी का लाइन कट गई है, मैं उनके पास फिर जाऊंगा। खालिद इबादुल्ला, पीएम मोदी ने कहा कि माइनॉरिटीज को एतमाद में लेना चाहिए, और सभी ने ठगा है, छला है जो माइनॉरिटीज हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे रियासती रीजनल पार्टियां हो या नेशनल पार्टियां, सभी ने ठगा है मुसलमानों को। मुरेरा साहब, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के पूरे ओहदेदारान को, और ख़ास तौर से मैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है दोबारा चुनकर आ रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और आपने कहा कि ठगे हैं, तो एक बात यहाँ पे सीधी रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मुसलमानों को दूसरी पार्टियों का ठगने का नाम दिया जा रहा है, तो एक तरफ हिंदू भाई जो हमारे हैं उनको भी तो ठग ही रहा है। अगर देखा जाए दूसरे तरफ कि एक वोट बैंक मुसलमानों का बनता है, तो वहाँ पे छल और ठगने की बात होती है। दूसरे तरफ अगर आप हिंदुओं के वोट को इकट्ठा करके एक नाम से लड़ाई लड़कर एक तरफ करते हैं, तो ये भी तो ठगना ही कहा जाएगा। दूसरी तरफ आपने कहा कि 300 का प्लस यहाँ पे मैंडेट मिला। मैं जनादेश का बहुत ही सम्मान करता हूँ, और जो जनता जनार्दन पूरे भारत में जिस तरह से वोट की है, वो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वोट मिला है, उसके लिए उसका ये श्रेय हो जाता है कि जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में भाग कर वोट करे हैं, इसको भी तो ध्यान रखने की जरूरत है। अब रही बात कि आप प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम छल में छेद करना चाहते हैं, जो गरीबों का छल था वो छेद करके हमने गरीबों को करीब किया। ये अब अच्छी बात है, आपने अगर छेद करना चाहते हैं तो सिर्फ मुसलमानों के नाम से नहीं बल्कि पूरे लोगों को मिलाकर इकट्ठा करें, और ये बांटने की कोशिश ना करें कि तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान हो। नहीं, देखिए, मुसलमानों को आजादी के बाद से ही मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। दलितों से बुरी हालत मुसलमानों की है। इसी वजह से अगर पीएम मोदी ने देर से ही ये बयान दिया, लेकिन कम से कम ये बयान आया है। और अब देखना ये भी दिलचस्प होगा खालिद इबादुल्ला कि वाकई में जो बयान दिया है पीएम मोदी, उस पर काम कितना होता है। कम से कम ये बयान तो आया है मुसलमानों के लिए। देर आए, बिल्कुल आपने सही कहा, देर आए दुरुस्त आए, आया तो सही। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आपने कहा
गाय के नाम पे अब कोई कत्ल नहीं किया जाएगा, तो पहला दिन जो 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भाषण सेंट्रल हॉल में भाषण दे रहे थे, और दूसरी तरफ एक राज्य में उसी काउ लिंचिंग के नाम में मारने की कोशिश की जा रही थी। आपने देखा कि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 88 से ज्यादा लिंचिंग, गाय की लिंचिंग में मार दिया गया है। तो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने कहा कि हम होली और दिवाली के नाम से लड़ते हैं, आपने कहा कि अली और क्या क्या उन लोगों ने ऐसी भाषा, मैं अपनी शब्दों से मैं इजहार नहीं करना चाहता हूं। आपने बंगाल में आके कहा कि एक तरफ दुर्गा पूजा नहीं करने देती है और दूसरे तरफ मुहर्रम निकालने की बातें करती है। ये सब बातें तो भी तुष्टीकरण की बातें होती है। अगर एक कोई कहता है कि तुष्टीकरण कर राजनीति कर रही है, तो आप भी तो इसी राजनीति में आप कदम रख कर ही आज यहाँ पे आए हैं। तो ये सब सारी चीजों को मिलाकर देखिएगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये राजनीतिक सारे जो भी आपके बड़े यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर आपने बड़ी बड़ी बातें कही है, सिर्फ छलाव वाली बातें है। आप जो इजहार अहमद साहब, जेडीयू में हमने देखा कि जेडीयू बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जरूर गई, लेकिन कुछ बातों पर मतभेद रहता था जेडीयू का। अब जिस तरह से नई सरकार की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने एक लाइन खींच दी है, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज और मुसलमानों के साथ भी जो छलावा किया जा रहा है उसमें भी अब छेद किया जाएगा, मुसलमानों को भी अब मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। जेडीयू कैसे से देखती है? देखिए हुरैरा साहब, इजहार अहमद साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हुरैरा साहब एक बात मेरी सुन लीजिए। ये मैं आ रहा हूँ खालिद इबादुल्ला, मैंने बहुत टाइम दे दिया। खालिद इबादुल्ला, अब सुन लीजिए, मैं दोबारा ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, सुन लीजिए खालिद इबादुल्ला जी। इजहार साहब कि बातें को आपने बड़े तफसील में इन्होंने सुना है, और एक ये सबसे पहले मैं आपको का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ साथ के एनडीए के लीडर, संसदीय दल के लीडर मुंतखब होने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जनता 542 सांसद जो नए चुन करके आए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आपने सही बड़े अच्छे मुद्दे को बड़ी अच्छी बात रखा कि एक तारीखी, एक ऐतिहासिक, एक अहम दिन था शनिचर का दिन, शाम का वक्त 75 मिनट की उस तकरीर जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की जो तकरीर हुई वो ऐतिहासिक तारीखी हुई। ये सही में उन्होंने जिस जज्बात का इस हिंदुस्तान में जिस तरह से जो देश की हालात आज़ाद हिंदुस्तान के बाद और हिंदुस्तान आज़ादी और आज़ादी के पहले और आज़ाद के बाद और मुसलमानों के हालात पर जो उन्होंने रखा कि सही में इनसे एक वोट का बैंक बना करके, वोट को बैंक बना करके ही उनका इस्तेमाल किया गया, और उनकी शिक्षा, तालीम, रोजगार पे कभी भी कोई ख्याल, कोई ध्यान नहीं दे सका। ये बड़ा ही अफसोस, दुख की बात है। और खास करके तमाम अपने साथ में बैठे हुए अपने साथियों को भी इशारा कि हर लाइन पे, हर वक्त पर, यहाँ तक कि सांसद को किस लाइन से कैसे काम करना चाहिए। तो रही बात मुसलमानों के हक और मुसलमानों के लिए, तो जहाँ तक सवाल है बिहार में आदरणीय जो वजीर आला है हमारे नीतीश कुमार जी, ये शायद इतिहास की तारीख में दुनिया जानती है कि जो न्याय के साथ विकास और माननीय प्रधानमंत्री का था विश्व सबके साथ सबका विकास, तो ये दो नारा यहाँ से था। उसी मजबूती के कारण बिहार में जो एनडीए मजबूत हुई और अगल बगल में जो मजबूती मिली, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की एक ताकत, एक शक्ति के रूप में, जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक हर वर्ग, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, गरीब हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर रंग पर उन्होंने काम किया और ये दिखा करके साबित कर दिया कि उन्होंने। तो हम सबसे पहले तो इस तकरीर क्या, जो ऐतिहासिक तकरीर का तो मैं मुबारकबाद, और खास करके जैसे बात करते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी बातें आई है, उसको मैं एक लाइन में, 2 शब्द में मैं बात करके कोई लंबी चौड़ी में बात तो नहीं करना चाहता, और मैं मुख्तसर में 2-3 बातें अर्ज करता हूँ कि कंप्यूटर कुरान शरीफ से जहां मतलब है, आप उठा करके देख लिया। अबू हुरैरा साहब 60-70 साल के दिशा में आप यूपीएससी का भी देखते होंगे कि रिजल्ट कैसे आता था, और सोच लीजिए कि एक वक्त आमिर सुबह बिल्कुल, यानी ये सरकार काम करेगी, अगर नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेगा। जिस तरह से एक शुरुआत की है, एक लाइन पीएम मोदी ने वो खींच दी है, सरकार की शुरुआत से ही मोदी जी ने एक लाइन खींच दी है, और अगर जो बातें उन्होंने अपनी तकरीर में कही, अगर उस पर काम नहीं होगा तो एक सवाल जरूर उठेगा। मुझे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना है इजहार अहमद साहब, मुझे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे
तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान किस तरह से इस सरकार पर भरोसा करें। प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो बातें अपनी तकरीर में कही हैं, क्या मुसलमान पीएम मोदी की इन बातों पर यकीन करेंगे? क्योंकि जो बातें चुनाव से पहले की जानी चाहिए थी, अब वो बातें चुनाव जीतने के बाद की जा रही। क्या वाकई में मुल्क का मुसलमान पीएम मोदी की जो बातें हैं क्या उन पर यकीन करेगा? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं शाइना एनसी जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि जो बातें पीएम मोदी ने की हैं, ये बातें चुनाव से पहले अगर की जाती तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। जिस लीडरशिप की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, वो लीडरशिप तो बीजेपी ने कभी नहीं दी है। मुस्लिम लीडरशिप की अगर हम बात करें तो किस तरह से उनकी बातों पर भरोसा किया जाए? शाइना एनसी जी। सॉरी, आपको सवाल दोहराना पड़ेगा। जी शाइना एनसी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस भरोसे की बात पीएम मोदी जी कह रहे हैं उस पे कैसे भरोसा किया जाए? उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप की बात की, चुनाव में कहीं बीजेपी ने मुसलमानों पर एक तरह से भरोसा नहीं किया। वो जिस लीडरशिप की बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले ये सब बातें होनी चाहिए थी। अब चुनाव होने के बाद अगर लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं तो वो लीडरशिप कहां से आएगी? कैसे भरोसा करें मुसलमान जो बातें पीएम मोदी कह रहे हैं? देखिए अबू जी, मैं आपको 2-3 चीज कहूं। सबसे पहले 60 साल इस देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई है। दलित हो या मुसलमान, उनको एक वोट बैंक के निमित्त हमने देखा कि पिछले शासनकाल ने सिर्फ उनको एक वोट के दृष्टि से इस्तेमाल किया। जो आप सही मायने में उनकी तरक्की चाहते थे तो क्यों आपने शिक्षा नहीं दिया, क्यों आपने लीडरशिप नहीं दिया, क्यों आपने एम्पावरमेंट नहीं दिया? अब रही बात मोदी जी की जो बोलना है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान हो या दलित हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने स्वीकारा है, चुना है, इसलिए हम इतनी भारी तादाद में जीत के आए। नहीं तो ऐसा जीत असंभव है। जब मोदी जी ने कल पार्लियामेंट में भाषण किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि कैसे जात पात धर्म के आधार पर राजनीति हुई है। मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर एक भारतीय नागरिक आगे बढ़े, अपने क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में, अपने शिक्षा में, अपनी सुरक्षा में और आत्मनिर्भर बने। मैं मानती हूँ कि एक बहुत ही बड़ी चीज है। चुनाव के रिजल्ट से पहले तो उन्होंने यही सब बातें कही थी, धर्म की बातें ज्यादा लाई है, कहीं पे बांटने की बातें ज्यादा कही है, और चुनाव के बाद ये सब बातें उठ रही है। बड़ा अच्छा लगता है कि नरेंद्र मोदी के दल के लोग ये सब बातें कह रहे हैं। चुनाव से पहले अगर कहते तो ज्यादा बेहतर रहता, चुनाव के बाद और रिजल्ट के बाद ये सब बातें आ रही है। अरे चुनाव से देखिए, जनता को जो समझना था, जनता समझ चुकी है। देश की जो जनता है वो समझ गई है कि कौन राज धर्म करता है, कौन सिर्फ वोट बैंक का धर्म करता है। उत्तर प्रदेश एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक तरफ आपके पास समाजवादी पार्टी, वहां दूसरे तरफ बहुजन समाज पार्टी, दोनों सिर्फ नकारात्मक रूप से काम करते आ रहे हैं। हम जानते हैं क्यों और किस दिशा में और किस दृष्टि में। वहां दूसरे तरफ हमने सिर्फ डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और नकारात्मक सोच छोड़ते हुए सकारात्मक रूप से जो हमारे योजनाएं, नहीं, यहाँ पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। यहाँ पे हिंदुस्तान का अगर कोई डेवलपमेंट की बातें करता है तो बिल्कुल गलत है। आज 14 से 19 से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना कोई गरीबी कम हुआ है, ना कोई महंगाई कमी हुई है, ना पेट्रोल की कीमत कम हुआ है, ना डॉलर का कीमत कम हुआ है, ना बाहर का रुपया आया है, ना काला रुपया आया है, और ना ही 15 लाख रुपया अकाउंट में आया। ये सब बातें सिर्फ बहलाने और फुसलाने को अच्छा लगता है, लेकिन आप कीजिए। अभी आपको मैं जनादेश मिला है, हम उसकी सम्मान करते हैं। जनादेश को कोई अस्वीकारा नहीं जा सकता। यासिर जिलानी, ठीक है यासिर जिलानी, जो बात यहाँ पर खालिद इबादुल्लाह कह रहे हैं कि बहुत से वादे किए गए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए, अब आखिर भरोसा कैसे किया जाए? जो बातें अब की जा रही है उस पर भरोसा यासिर जिलानी कैसे किया जाए? पूछ रहे थे और उसके बाद इंटरव्यू हो गई। यासिर जिलानी साहब, भरोसा करने के लिए मेरी बात को इन्हें सुनना पड़ेगा। जी देखिए, इत्मीनान से मेरी बात को इन्हें सुनना पड़ेगा। अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता बहन शाइना एनसी साहिबा ने एक बहुत बड़ी बिंदु की तरफ इशारा किया था, सच्चर कमेटी। इन साहब को शायद मालूम नहीं है कि 2007 से 8 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई थी।
सरकार किसकी थी? यूपीए की सच्चर सरकार कमेटी, थी। आपको ये मालूम नहीं है? 2014 सच्चर कमेटी, वो सच्चर कमेटी ये लोग यूपीए के लागू नहीं कर निकाला गया था। ये लागू नहीं कर पाए। यूपीए की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई। अरे सुन लो यार, सुन लो प्लीज। अरे सुनो तुम यार, तुम सुनो पहले। तुम्हें अगर सुनने की जरूरत नहीं है तो एक दूसरे को सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम सुनो पहले। बातों को एनसीपी के ठीक है, इजहार सब मैं आ रहा हूँ, इजहार सब मैं आ रहा हूँ, लेकिन यासिर जिलानी सवाल ये उठता है कि जिस सच्चर कमेटी की बात हो रही है, उस सच्चर कमेटी ने एक तरह से पोल खोल कर रख दी कि मुसलमानों की हालत मुल्क में क्या है। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने मुसलमानों की हालत के लिए क्या किया? पिछले 5 सालों में मुसलमानों की जो तालीमी हालत है, जो समाजी हालत है, जो सियासी पोजीशन है, उसके लिए बीजेपी ने क्या किया पिछले 5 सालों में? एनडीए के यासिर जिलानी साहब, बिहार में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 5 साल में क्या किया मैं बता रहा हूँ। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड को आप उठा के देखिए। पिछले सरकारों के बाद पहली बार ये ऐसी सरकार है जिसने 5,000 करोड़ का बजट सिर्फ माइनॉरिटी में मुसलमानों के लिए दिया। अगर इन्हें नहीं मालूम है तो एक बार किताब उठाएं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का और पढ़ के देखें, क्योंकि इन्हें बंगाल में कुछ दिखाई नहीं देता। बंगाल में हिंदू भाइयों की ये बताइए दिखाई नहीं दे रहा। आपने मुसलमान अगर हिंदू को मारता है ये दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें दिखाई देगा, इन्हें दिखाई देगा। जो फ्रिंज एलिमेंट हत्याएं करती है वो इन्हें दिखाई देती है, वो इन्हें दिखाई देती है। मैं इस तरह की बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त जो नारा उन्होंने दिया है, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एस्पिरेशन यूपीए के समय में जब उस मुद्दे पे चल रही है सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की अचीवमेंट ये है कि जब दुबई में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होता है तो हमारी हमारे ठीक है, एक एक करके बात रखिए। इजहार साहब मैं आपके पास आऊंगा, इजहार साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप वेट कीजिए थोड़ा सा। दुबई का इजहार अहमद साहब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। प्रधानमंत्री को मिलता है काम करने का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अवार्ड है वो हमारे प्रधानमंत्री को मिलता है। लेकिन ये बंगाल में टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो ममता बनर्जी के गुंडे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं बेकसूर लोगों को, वो दिखाई नहीं देगा। अरे ममता बनर्जी ने माइनॉरिटीज के लिए 2300 करोड़ रुपया का बजट बंगाल में दिया, दिखाई नहीं दे रही है। इजहार साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए। इजहार साहब सुन लीजिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। इजहार साहब 900 करोड़, 1000 करोड़ वो दिखाई नहीं देगा। वो इसलिए नहीं दिखाई देगा कि ये लोग इन्हें हरा हरा दिखने की आदत पड़ गई। ठीक है, असद खान फलाही साहब, असद खान फलाही साहब, आपको नहीं लगता है कि जो बातें मोदी अब कह रहे हैं, 5 साल मौका था, 5 साल में तमाम चीजों पर काम किया जा सकता था? मुसलमानों की तालीम की बात आप कर रहे हैं, 5 साल में आपने मुसलमानों की तालीम के लिए क्या किया? मुसलमानों की लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, मुसलमानों की गुर्बत की बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था। असद खान फलाही साहब, देखिए हुरारा साहब, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में ये बात उठाई थी और आज फिर कह रहा हूं कि पिछले 5 साल मोदी जी के पास या एनडीए के पास और बीजेपी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी माइनॉरिटी का विश्वास जीतने के लिए, उनका एतमाद और उनका भरोसा जीतने के लिए, कि वो ऐसे बयानात से गुरेज करते, ऐसे बयानात नहीं देते जिससे माइनॉरिटी को लगता कि ये हमारे हमदर्द नहीं है, ये हमारे खैरखा नहीं है, ये हमारे वेलविशर नहीं है, ये हमारे हितैषी नहीं है। असल में हुआ क्या है कि एक प्रोवर्ब है कि योर एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन योर वर्ड्स, बट हियर इज अ डिफरेंट, योर वर्ड्स स्पीक मोर लाउडर देन योर एक्शन। कि आपने जरूर एक्शन में कुछ कर, जैसे अभी यासिर साहब कुछ पॉलिसीज के बारे में गिना रहे थे माइनॉरिटी के। देखिए हुरारा साहब, पिछले 5 सालों में आपने भी बहुत बार डिबेट करी कि जिस तरह मदरसों को टारगेट किया गया, जिस तरह मदरसों को बदनाम किया गया कि यहां से पढ़ने वाले लोग किस तरह के होते हैं, ये एंटी नेशनल होते हैं, ये सच्चे देशभक्त नहीं होते। अब आप बताइए। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये अब कम से कम चुनाव के बाद इस तरह की बातें ना करें। चुनाव के बाद आप 17 राज्यों में मदरसों को टारगेट नहीं किया गया, मदरसों को टारगेट नहीं किया गया, मदरसों को बदनाम नहीं किया गया, मदरसों के बाद के बचे हुए राज्य 45% से 56% वोट पड़े हैं, कोई टारगेट नहीं किया गया। उनकी तनख्वाहें नहीं रोकी गई, बिल्कुल नहीं रोकी गई। आप मेरे साथ कई डिबेट में रहे हैं, काम चल रहा है 36 महीने से आधुनिक मदरसा के शिक्षकों की तनख्वाह
तनख्वाह 36 महीनों से बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन आपने किया क्या? आपने किया क्या उसके लिए? अब हम लोगों ने यासिर जिलानी सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं आऊंगा, मैंने आपको काफी टाइम। यासिर जिलानी, यासिर भाई थोड़ा सा सुन लीजिए। असद साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मुझे फिर एक ब्रेक पर मैं बात 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। देखिए अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर मुसलमानों की कितनी नुमाइंदगी देगी। अभी तो चलिए मानिए कि इन्होंने लोकसभा में सीट्स नहीं दी, कोई जगह पे टिकट नहीं दिए, लेकिन अगर अब मोदी जी और पूरी बीजेपी मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए इतने ही संजीदा हैं और इतने ही मुखलिस हैं, तो अब आने वाले जो हरियाणा में चुनाव होंगे, जो महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, नहीं हो सकता है कि सिर्फ टिकट दे, सिर्फ टिकट दे। अरे तो आप नुमाइंदगी कैसे करेंगे? के हितैषी हो जाएगी। तो फिर नुमाइंदगी कैसे बात क्यों करते हैं? यासिर जिलानी फिर लीडरशिप की बात क्यों करते हैं? मुसलमानों की लीडरशिप के फिर फिक्र क्यों है? आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे, आप बीच में बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं होती है यासिर साहब। ठीक है, मुसलमान है, कितने मुसलमान? ठीक है, असद आप कंटिन्यू कीजिए, असद फलाई साहब कंटिन्यू कीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना, बात पूरी करिए जल्दी से। किसी भी डिबेट्स में आप देखिए मैं ओवरलैपिंग नहीं करता हूं, अगर मुझे मेरा टर्न है, इट्स माय टर्न, तो मुझे बोलने दिया जाए। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, असद फलाई साहब कंटिन्यू कीजिए। आप देखिए अगर आप जीत कर आए उसमें कितने मुसलमान? यासिर भाई अब आप ही बोलिए। खालिद इबादुल्लाह थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं आ रहा हूं। यासिर साहब सुन लीजिए, इज़हार साहब आप भी सुन लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। असद साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। मेरा कहने का यही है कि आप कह रहे हैं तो अब आप अपनी पार्टी के अंदर कितनी नुमाइंदगी देंगे? आप कितने मुसलमानों को अंदर क़यादत की लीडरशिप को बढ़ावा देंगे? आप कितने मुसलमानों को कहेंगे कि आइए और आप अपनी कम्युनिटी के लिए फलाह बहबूद का काम कीजिए? आप एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जब भी इनको मजबूर भाई मुख्तार अब्बास नकवी साहब को क्यों मंत्रालय देना पड़ा? इनको बना देते किसी और को भी, किसी जयंत सिन्हा साहब को बना देते या किसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बना देते। अगर आपकी बात मानी जाए कि भाई मुसलमानों को क्यों टिकट दिया जाए उनकी, तो फिर आप माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों बना रहे हैं किसी मुसलमान को? मत बनाइए आप। बिल्कुल ठीक है, मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौट कर आते हैं। क्या वाकई में मुसलमानों की लीडरशिप की अगर फिक्र करती है सरकार, तो आने वाले जो चुनाव होंगे वहां पर बीजेपी की क्या, पीएम मोदी का जो नारा है, बीजेपी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, क्या इस नारे पर मुसलमान भरोसा करेंगे? जिस तरह से मुसलमानों को लेकर, अक़लियतों को लेकर सरकार बनाने से पहले पीएम मोदी ने जो बयान दिया है, क्या इस बयान पर भरोसा करेंगे मुसलमान? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद अनुज अत्रे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से यासिर जिलानी ने कहा कि या शाइना एनसी ने भी कहा कि यह मुसलमानों का भरोसा ही है जो बीजेपी 300 प्लस सीटें लेकर आई है, मुसलमानों ने भी वोट किया बीजेपी को। देखिए सरासर जो है ये गलत बात है, और ये मुझे लगता है कि अब भी चुनाव के बाद भी इस प्रकार के ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने 5 सालों में इतने ये दावे करते हैं कि हमने काम किए। मैं एक छोटी सी एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि इन 4 सालों में, बीते 4 वर्षों में देश में कट्टरवादिता बढ़ी, देश में कट्टरता का माहौल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। ये इनकी उपलब्धि रही है। इन 5 सालों में किसी का इन्होंने विकास नहीं किया, विकास अपने लोगों का किया है, सेलेक्टिव होकर के विकास किया है, सेलेक्टिव होकर के लोगों का इन्होंने जो है किस प्रकार से इन्होंने जो अपना एक फायदा पहुंचाने का काम किया, वो देश की जनता ने देखी, और खासतौर से हमारे मुस्लिम समाज के लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कितना इनकी बातों पर विश्वास किया। ठेकेदार नहीं अनुज अत्रे जी, कांग्रेस ठेकेदार नहीं है। क्या देखिए ठेकेदार तो कोई नहीं है, ठेकेदार तो कोई किसी का नहीं होता, लेकिन ठेकेदारी की क्या भलाई कर दी मुसलमानों के लिए? पूछना चाहते हैं कि आज आप इतने भलाई की बातें करते हैं, कांग्रेस ने क्या भलाई कर दी अनुज अत्रे जी? आप मुझे ये समझाइए। आपने कहीं ना कहीं देश के मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण का तरीका 2014 से पहले तो करते ही आए थे। सत्ता में आने के बाद निश्चित तौर पे आपने उनको दबाने का काम किया, डराने का काम किया, डरा करके आपने सत्ता हथियाने का काम दोबारा से किया। आखिर क्यों एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश में कट्टर, आप वो लोग हैं जो जिन्ना की सोच के लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, उसी सोच को लेकर के देश में कट्टरवादिता बढ़ाने वाले आप। ठीक है, शाइना एनसी जी, जिस मुस्लिम लीडरशिप की फिक्र करते हैं पीएम मोदी जी, क्या जो सवाल असद खान फलाही ने भी किया था, क्या मुसलमानों को आने वाले चुनाव
चुनाव में मौका दिया जाएगा। बीजेपी तो एक भी मुसलमान कैंडिडेट को चुनाव में नहीं उतारती है। और अब ये जो सरकार क्या मुस्लिम लीडरशिप बीजेपी पैदा करेगी? शाइना एनसी जी, आप कैसे कहते हैं क्या उनकी भागीदारी नहीं चाहिए हमको लोकसभा में? क्या सरकार में हमको उनकी भागीदारी नहीं चाहिए? क्या हमको उनकी सोच की आवश्यकता नहीं है? आपने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए अगर शाइना एनसी जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? और आपका सवाल छोटा होना चाहिए, जवाब बड़ा होना चाहिए। शाइना एनसी जी, जी हाँ, ये चुप रहे तो मैं जवाब दूं। जी जी, नहीं ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, खामोश रहेंगे। अबू जी, सबसे पहले है कोई भी कौम के लिए जो आप तरक्की चाहते हैं तो क्या चाहिए? आपको लोग चाहिए कि वो शिक्षित हो, आपको चाहते हैं कि वो सुरक्षित हो, और आप चाहते हो कि वो आत्मनिर्भर हो। अभी अफसोस की बात ये है कि मुस्लिम समुदाय में जो आप अकबरुद्दीन ओवैसी को समझते हैं कि यही नेतृत्व कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी कि अफसोसजनक है, क्योंकि इस पूरे विशाल देश में बहुत सारे मुसलमान कभी नहीं कहते कि अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी उनकी लीडरशिप है। समाज मुसलमान कभी नहीं कहते जो नहीं, और हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं। शाइना एनसी जी, कभी मुसलमानों ने अवैसी को अपना लीडर नहीं माना, और ये बात तो आप भी मानती हैं कि मुसलमानों ने भी इस बार बीजेपी को वोट किया है। और आ रहा है साहब, नेतृत्व, और आ रहा है साहब जी, शाइना एनसी साहब, लोकसभा की 29 साहब, यहाँ पे मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं तो समझता हूँ। एक एक करके बात कीजिए, मेरे पास भी टाइम कम है, एक एक करके बात कीजिए। शाइना एनसी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं इबादुल्ला आ रहा हूँ, खालिद इबादुल्ला आ रहा हूँ, असद साहब मैं आ रहा हूँ जी। शाइना एनसी जी कंटिन्यू कीजिए, 30 सेकंड और मैं दे रहा हूँ। शाइना एनसी जी, नेतृत्व उभर के लाएंगे जी। नहीं बोलिए। नेतृत्व उभर के आएगा तब आप आपके कौम को आगे ले सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी सोच है, और बल्कि मोदी जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि नेतृत्व और प्रगतिशील विचारधारा, और वो विचारधारा के साथ हम चाहते हैं कि देश की तरक्की हो। जब हम स्कीम्स निकालते हैं, आज समझ लीजिए एक पेंशन स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन लीडरशिप भी जरूरी है। लीडरशिप भी जरूरी है, सिर्फ स्कीमें नहीं। मुसलमानों में लीडरशिप की बहुत कमी है, लीडरशिप भी देनी होगी बीजेपी को। खालिद इबादुल्ला, जल्दी से बात पूरी कीजिए। खालिद इबादुल्ला जी। देखिए, आज के दिन में पूरे भारत में और असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान समुदाय ने कभी भी लीडर नहीं मानी है। मैं तो समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक खड़ा किया बंदा है, जो पूरे मुसलमानों को भड़काकर वोट को बंटवारा कर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को भलाई के। ठीक है, इजहार साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन इजहार साहब उसके साथ लीडरशिप भी पैदा की जाए मुसलमानों की? मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। पीएम मोदी जी जब अब मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये पैदा कैसे होंगे? चुनाव में इनको मौका कम से कम देना चाहिए। देखिए अबू हुरैरा साहब, एक चीज है कि जब देख लीजिए कि पिछले दिनों जब कोई भी एमपी नहीं थे या नहीं जीत पाए, शहनवाज साहब वगैरह जितने थे सब लोग हार गए भाजपा के, तो अकबर साहब को राज्यसभा में ला करके मंत्री बनाया गया, और नकवी साहब जैसे लोगों को राज्यसभा में लाके, नजमा सी जैसा को राज्यसभा में लाके उनको मंत्री बनाया, फिर बाद में गवर्नर भी बनाया गया। लेकिन एक चीज़ है कि मुस्लिम लीडरशिप बनाने के लिए बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने मदरसे के लिए, मदरसे के काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, जो एनडीए की सरकार जब जिस तरह से पहले 2005 में जब सरकार बनी थी, तो बिहार के बजट माइनॉरिटीज का मात्र 35 करोड़ था, और आज बढ़कर के 900 करोड़ पे चला गया है। ठीक है, मैं यासिर जिलानी, मुस्लिम लीडरशिप की अगर बात होती है, क्या बीजेपी मौका देगी आने वाले चुनाव में? यासिर जिलानी, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। असद साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी भी लीडरशिप के लिए आगे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया है, और भी बहुत सारे नए चेहरे हैं जो आगे आएंगे। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं अब 5 साल के लिए सिर्फ असद खान फलाही साहब काम करूंगा। क्या वाकई में अब जो बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, अब जो बातें पीएम मोदी ने की है, इस पर भरोसा किया जाना चाहिए? मुसलमान भरोसा करेंगे?
भरोसा तो करना चाहिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, विकल्प नहीं है कि आप बिना भरोसे के, लेकिन उस विश्वास को जीतने के लिए आपको ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे बीजेपी को और सरकार को कि वो अकलियतों का भरोसा जीत सके। और आप अभी लीडरशिप की बात कर रहे थे, आप क़यादत की बात कर रहे थे, देखिए कम्युनिटी का, तबके की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर क़यादत नहीं पैदा नहीं होगी। बिल्कुल, और कहने करने में फर्क नहीं होना चाहिए। अब अगर पीएम मोदी ने कहा है तो इसे कर भी दिखाना चाहिए और इस पर अमल किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया असद खान फलाही साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, शाइना एनसी, यासिर जिलानी साहब, अनुज अत्रे जी, इजहार अहमद साहब और खालिद इबादुल्लाह, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।